तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का कंप्लीट चैप्टर करवाने वाला हूं। एग्जाम तुम्हारा बहुत पास है ना, 2 महीने के आसपास बचे हुए हैं। तो इस समय पे तुम्हारे अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया हमें इस टाइम पे एनसीईआरटी भी पढ़नी होती है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करने होते हैं और कम समय रिविजन भी करना होता है। तो मैं सब चीज़ को कंप्रोमाइज़ करके भाई, मतलब सब चीज़ को एक जगह करके मैं यहाँ पे लाया हूँ। तुम्हारा हर एक पॉइंट मैं यहाँ पे रिवीजन करवा दूंगा, साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो सॉल्यूशन होंगे और इंटेक्स क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन वो भी मैं यहाँ पे करवा दूंगा। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। और अगर नए नए मेरे चैनल पे अभी आए हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके बोर्ड से पहले तक मिलती रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैं एक मिनट, सबसे पहले यहाँ पे देखो तुम, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब आप आओगे ना, तो बताया गया आपसे कि जो चैप्टर का नाम क्या है, हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो आप जानते हो कि हेलो वर्ड जो यूज होता है ना, हेलो वर्ड, वो हम किसके लिए यूज करते हैं? हेलो वर्ड किसके लिए हम यूज करते हैं? हेलो वर्ड जो हम भैया यूज करते हैं ना, वो यूज करते हैं हम हेलोजन के लिए। किसके लिए? हेलोजन के लिए। हेलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्केन, एल्केन क्या होती है भाई? एल्केन, एल्केन जो आपकी होती है, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इस फार्मूले के अंदर जो लोग भी फुलफिल कर लेती हैं, इसको हम बोलते हैं कि यह होती है आपकी एल्केन। तो अगर मैं एल्केन और हेलोजन को मिला दूं, तो एक हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा, जिसका नाम क्या होगा? दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा नाम बनने वाला है ना, उसी को हम बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं हम हेलो एल्केन। और बगल में चैप्टर का जो दूसरा नाम है हेलो एरीन। ये एरीन वर्ड जो तुमको दिख रहा है ना, एरीन, एरीन क्या होता है? एरीन होती है ना एरोमेटिक बेंजीन की रिंग। क्या होती है? एरोमेटिक रिंग। तो वो जो एरोमेटिक रिंग है ना, एरोमेटिक रिंग, इसको अगर मैं किससे जोड़ दूं? हेलोजन के साथ जोड़ दूं, हेलोजन के साथ, तो वह क्या बनाती है तुम्हारी? यह जो रिंग होती है, यह तुम्हारी क्या बनाती है? यह रिंग बनाती है तुम्हारी हेलो एरीन। यह तो एकदम बेसिक सा चीज हो गया, जो मुझे नहीं बताना चाहिए था, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, लेकिन फिर ही बता देता, ताकि तुमको कोई ये ना रहे कि भैया बेसिक से नहीं बता रहे हो। अब तुम यहाँ पे आओ, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है ना, यहाँ पे देखो लिखा है कि क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक। क्वेश्चन सीधे एमसीक्यू पूछ लेगा कि वह कौन सी एंटीबायोटिक है ना जिसमें क्लोरीन पाया जाता है। क्या नाम उसका? क्लोरैम्फेनिकोल। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लोरैम्फेनिकॉल जो होती है ना, उसमें कौन सी हाइड्रोजन पाया जाता है? क्लोरीन पाई जाती है। क्या कार्य, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है। किसके ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं? टाइफाइड के फीवर के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। दूसरा देखो, लिखा है कि आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स, जैसे थायरोक्सिन होता है। डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन, मतलब कि इसके डिफिशियंसी से थायरोक्सिन के एक डिजीज होती है, जिसका नाम क्या होता है? ग्वाइटर। देखा होगा ना आपने, यहाँ पे गले के पास ऐसे स्वेलिंग हो जाती है, तो हम उसको ग्वाइटर बोलते हैं। किसकी कमी से होती है? थायरोक्सिन की कमी से होती है। नेक्स्ट, सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड, जैसे क्लोरोक्यूनोन। क्लोरोक्यूनोन क्या है? सिंथेटिक, क्या है? सिंथेटिक हेलोजन, जिससे इसका ट्रीटमेंट हम किसके बीमारी में करते हैं? मलेरिया के। मलेरिया होने की वजह से हम कौन सी दवा देते हैं? उसमें हम देते हैं क्लोरोक्विनोन को यूज करते हैं, जो कि क्या होती है? यह होती है आपकी सिंथेटिक हेलोजन होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यहाँ तक आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आगे जो आपको ध्यान देना है वो इस स्लाइड पे देखो। यहाँ पे 6.1 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम के बेसिस पे हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है। अगर देखो, अब यहाँ पे तुम समझना एक बात, कि यह जो तुमको दिख रही है ना, यह जो मैंने सर्कल किया, यह जल्दी बताओ यह क्या है भैया? यह है एल्केन। क्या है भैया? यह एल्केन है। और ये ग्रीन कलर वाला है, यह क्या है? हेलोजन। तो यह तो क्लियर हो गया कि यह क्या है? एक हेलो एल्केन है। ठीक, हेलो एल्केन है। इस हेलो एल्केन में कितना हेलोजन दिख रहा है? एक दिख रहा है ना, इसलिए इसका नाम क्या है? मोनो हेलो एल्केन। यहाँ पे देखो कितने हेलोजन दिख रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितने? 2, इसलिए इसका नाम क्या है? डाई हेलो एल्केन। यहाँ पे देखो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, इसका नाम है ट्राई हेलो एल्केन। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही देखो, बेंजीन की रिंग है, ये बेंजीन की रिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं एरीन। क्या बोलते हैं हम? एरीन। यह जुड़ी है एक आपके हेलोजन, एक ही हेलोजन जी गई, इसका नाम होगा मोनो हेलो एरीन। अब यहीं पे 2 जोड़ दिया हमने, 2, नाम क्या हो गया? डाई हेलो एरीन। यहाँ पे हमने 3 जोड़ दिया, क्या नाम हो गया? ट्राई हेलो एरीन। कुछ नहीं था ना, बस इतना सिंपल था जो आपको समझाना था मुझे। आगे देखो, यहाँ पे हमें समझाना ना कि प्राइमरी कार्बन समझाओ, सेकेंडरी समझाओ, किसे कहते हैं? टर्शियरी समझाओ। अब ये देखो कार्बन है, ये कार्बन, एक कार्बन जो है ना, यहाँ पे अपने अगल बगल एक ही
मतलब एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन अपने अगल बगल एक ही R से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन से जुड़े हैलोजन को प्राइमरी हैलोजन भी कहते हैं। यहाँ पे देखो यह कार्बन अपने अगल बगल दो से जुड़ा हुआ है, दो इससे और इससे, तो इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी। यह कार्बन अपने अगल बगल तीन से, इससे 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 तीन से जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शियरी। तो समझा आप कि प्राइमरी किसे कहते हैं ना, कि हम प्राइमरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं और टर्शियरी किसे कहते हैं। अगला चीज जो आपको ध्यान देनी है उसका नाम होता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड किसको कहते हैं, देखना यहाँ पे कि sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन, यह कार्बन जो है यहाँ पे, ये जो कार्बन दिख रहा है ये वाला, ये इसका अगर तुमको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है तो देखना कि 2 3 यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइड है। अगर sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन अपने अगल बगल डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन कार्बन, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, इसका नाम होता है एलाइलिक कार्बन। ठीक है ना, देखो ऐसे मान लो यहाँ पे कार्बन है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आएगा, sp3 आएगा, sp3 अपने अगल बगल डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका भी नाम क्या होगा, एलाइलिक कार्बन। समझिए ना आप यहाँ पे। अब बेंजाइलिक कार्बन किसे कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बन, यहाँ पे आओ, बेंजाइलिक कार्बन अगर यह जो sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन जो है ना, अगर यह, एक मिनट, अगर यह किससे जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग से, यह देख लो भाई, ये कार्बन जो है, ये जो कार्बन है इस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे आएगा sp3। तो यह वाला कार्बन अगर कोई रिंग से जुड़ा हुआ है तो वह कौन सा होगा ना, कैसा होगा, प्राइमरी होगा। अगर यह वाला जो कार्बन है अपने अगल बगल दो कार्बन से जुड़ा है और एक यहाँ पे रिंग है, ठीक है ना, तो वह सेकेंडरी और टर्शियरी अपने हिसाब से इसको यहाँ पे होगा। लेकिन समझ गए ना, मेन डिफिनेशन कैसे बतानी, यह इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। ठीक, एक दो को क्या होती है, विसिनल विनाइल, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड कुछ नहीं होता है, जो sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन था ना, वो अपने अगल बगल डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा होगा। देखो ये डायरेक्ट जुड़ रहा है, डायरेक्ट मतलब एक्स डायरेक्ट जुड़ रहा है किससे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। और यहाँ पे देखो एक्स डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा है, एक्स CH2 मतलब अपने बगल के sp3 से जुड़ रहा था, यह डिफरेंस है यहाँ पे। इससे यह वाला एक्स दिख रहा है तुमको, ये इससे डायरेक्ट जुड़ रहा है। लेकिन पहले जो था ऐसे रिंग थी तुम्हारी बेंजीन की, ऐसे बेंजीन की रिंग थी, तो यहाँ पे क्या था, CH2 उससे जुड़ा था एक्स तुम्हारा, ठीक है ना, यह था। आगे आओ, नॉमेनक्लेचर, यह पार्ट जो है नॉमेनक्लेचर वाला, ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा सा जल्दी से देख लेना। जैसे मान लो यहाँ पे देखो कॉमन नेम लिखा है, यहाँ पे IUPAC नेम लिखा है, तो कॉमन नेम और IUPAC नेम में देखो, यहाँ पे देखो नंबरिंग करनी है, 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 3 कार्बन की चैन है, यहाँ पे लगा है ब्रोमाइड ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 पे ब्रोमोप्रोपेन, 1 पे ब्रोमोप्रोपेन, इसका कॉमन नेम होता है N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक, तो यह चीज़ आपको भाई याद करनी है, याद नहीं करनी अगर IUPAC नेमिंग जो है, इसका लेक्चर किसी लेक्चर टीचर से आप जाकर देख लो, और मैं मानता हूँ कि तुमको अभी यहाँ तक लगभग चीज़ें क्लियर ही होंगी, मतलब आ रही होंगी ना। चलो ठीक है, आगे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आगे जो तुम्हारा ये वाला इसको तुम इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि यहाँ से MCQ तुम्हारे बन सकते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट लगा लो कि कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या होता है, CH3CHCl2 का जो कॉमन नेम होता है उसका नाम होता है एथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक, और यहाँ पे इसका जो होता है, इसका नाम होता है बिस्नल डाई हैलाइड, और IUPAC नेम तो तुम लिख ही लोगे ना, इसको 1 नंबर दोगे, इसको 2 नंबर दोगे, तो 1 1 मतलब यहाँ पे 2 Cl लगे हैं, तो 1 1 डाई क्लोरो इथेन इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो इथेन। IUPAC नेम तो इसका इजी है। यहाँ पे हमने जितना यहाँ पे हमने सर्कल किया उसको बस आपको याद करना। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CaCl3, ब्रोमोफॉर्म का फार्मूला होता है CsBr3, और एलाइलिक और ब्रोमाइड मैंने पीछे पढ़ा के ही आ रहा था, एलाइलिक किसको कहते हैं तो तुमको ये पता है। यह एग्जाम्पल दिया है, इंपॉर्टेंट है, जितने NCERT एग्जाम्पल होते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बनने की पॉसिबिलिटी वहाँ से होती है। तो यहाँ से देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 8 आइसोमर, मतलब यहाँ पे क्या करना है ना आपको, यह दिख रहा है नाम ना, क्या दिख रहा है, C5H11Br। पहली बात तो इसको बताना पड़ेगा कि इसके मतलब कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके बता दिया इसने कि इसके 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, 8 बनेंगे इसके स्ट्रक्चर। सबको हमको क्या करना है भाई, बनाना है, कौन कौन से बनेंगे। तो देखो नीचे बना के लिखा, पहले 1 नंबर पे जोड़ा है, फिर 2 नंबर पे जोड़ा है, ठीक, फिर यहाँ पे 3 नंबर पे जोड़ा है, फिर यहाँ पे क्या बना है, आइसो बनाया है, यहाँ पे क्या कर दिया, आइसो बना दिया। ठीक, फिर यहाँ पे देखो आइसो के साथ Br 2 नंबर पे कर दिया, फिर आइसो के साथ Br 3 नंबर पे कर दिया, फिर यहाँ पे क्या कर दिया हमारा, मतलब सारे स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे नियो बना दिया, मतलब तुमको सारे स्ट्रक्चर को बनाना है। यह वाला है सोल्यूशन नीचे दिया ना, IUPAC नेमिंग देखो यहाँ पे इजिली है, ध्यान से करना। यहाँ पे लगा हुआ है हमारा क्या, Br, तो इसको हम 1 नंबर देते हैं, 2 नंबर देते हैं, 3 नंबर देते हैं, 4 नंबर देते हैं। तो हमारा क्या लगा है लगा है हमारा 1 2 नंबर पे। तो पहला कहा जाएगा सर हमारा क्या, 4 ब्रोमो, सॉरी नंबरिंग हमको इधर से करना है, 1 नंबर, 1 मिनट, नंबरिंग होगी हमारे इधर से 1 2 3 4, क्योंकि इधर से 2 ही नंबर पे आ रहा है।
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है। तो इसका नंबरिंग हम एडजस्ट करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 पे ब्रोमो लगा हुआ है, ठीक है ना। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, इन लगी हुई है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 4 ब्रोमो पेंटेन। इस प्रकार तुम और सबका यहाँ पे नाम लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे जब दिया ही है ना सॉल्यूशन, तो तुम यहाँ पे कर लेना। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना कहाँ पे। मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी भी है, और इंस्टाग्राम की आईडी भी है, व्हाट्सएप, सब मैंने आपको दे रखा है, ठीक है ना। आगे आओ, इंटेक्स क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो होते हैं ना तुम्हारे एनसीईआरटी के, तो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, और सोल्यूशन ऑलरेडी टेलीग्राम पे प्रोवाइडेड है, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ, कम से कम तुमको नज़र में होना चाहिए कि भैया ने बोला था एनसीईआरटी पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज देखो, हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबको पता है। जो हेलोजन होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं हेलोजन। ये कैसे होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट आते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है। साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, ये तो पता है हमें। तो इस प्रकार अगर हमारे पास कोई है, एक एक्स है, कार्बन है, तो एक्स के पास ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एक्स इसके वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने खींचेगा, तो अपने पार्शियल नेगेटिव बना लेगा, जहां से खींचेगा उसके पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, जिसके वजह से जो पहले पोलर हुआ करते थे वो क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर। वहां पे जो पहले नॉन पोलर हुआ करते थे तो कैसे हो जाएंगे, थोड़ा सा पोलरिटी उनके अंदर आ जाएगी, ठीक। अब देखो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जिससे मान लो फ्लोरीन हो गया हमारा, फिर क्लोरीन हो गया, फिर ब्रोमीन हो गया, फिर आयोडीन हो गया। नीचे आते हैं तो साइज क्या होती है, नीचे आने पे साइज बढ़ती है। तो साइज बढ़ती मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, पहले इतना था 139, 171, 193, मतलब नीचे आ रहे हैं तो बढ़ रही है। अगर नीचे आ रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ, अब बताओ कि इसकी इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और इसकी बॉन्ड लेंथ मान उससे कम है, तो हमको तोड़ना है बॉन्ड को, तो कहाँ एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा भाई, जहाँ पे बॉन्ड छोटा है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको फ्लोरीन वाले के साथ देना पड़ेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो नीचे आते समय देख लो कैसा ऑर्डर है, नीचे आते समय बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर घट रहा है ना, ये ऑर्डर कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये वाला। डाइपोल मोमेंट एक बार आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब जितनी रिएक्शन यहाँ पे है लगा लो भैया, यहाँ से क्वेश्चन सीधे आते हैं, इंपोर्टेंट रिएक्शन है सारी। देखो ROH है, ROH सब सारे एल्कोहल की रिएक्शन है। रिएजेंट Cl होगा, कुछ नहीं करना है, OH हटाना है, Cl यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे OH हटाना है, Br जोड़ना है। OH हटाना है, यह क्या देगा तुमको, Cl देगा, मतलब X देगा, X जोड़ना है, ठीक है ना। यह क्या देगा तुमको, Cl देगा, Cl यहाँ पे जोड़ना है, OH हटाना है, ठीक है। यह जो क्या देगा, Cl देगा, हटाना है, जोड़ना है, ये क्या देगा, Cl देगा। सिंपल है, सब में OH को हटाना है, और यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वह जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा ना। सिंपल इस रिएक्शन जो हमारी हो रही है, सिंपल से करवा लेंगे इसको। तो सब रिएक्शन को याद कर लेना भाई, और यहाँ पे जो जो हमने हाईलाइट किया है, यह तुम एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी याद करना है, क्योंकि कभी कभी यही पूछ देते हैं कि बाई प्रोडक्ट में क्या बनता है। जैसे रिएक्शन पूछ देंगे, या थर्ड वाली रिएक्शन पूछ देंगे अगर मान लो आपसे, यह वाली कि 3OH 3ROH और PX3 था, तो मान लो ये बन गया, बता। लेकिन बाई प्रोडक्ट में H3PO3 बना था, क्या कोई ऑप्शन दे दे, H3PO4, इन दोनों में से क्या बना था, तो पता होना चाहिए भैया, यह बना था। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से ऐसे। अब देखो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तो फ्रॉम एल्केन बाई फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। देखते हैं कैसी होती है रिएक्शन। अगर हमारे सामने या कोई एल्केन है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, या तो हीट दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, सिंपल सी रिएक्शन होती है। यहाँ पे कोई मान लो एक बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, कोई बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, उसमें से एक जगह यहाँ पे मान लो बॉन्ड जो ब्रेक होगा, दोनों जगह Cl लगने की पॉसिबिलिटी है। एक मान लो हमने बॉन्ड ब्रेक किया, तो एक बार Cl यहाँ पे लग सकता है, एक Cl यहाँ पे लग सकता है, दोनों प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे बनेंगे, ठीक है ना, दोनों प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे बनेंगे। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से बनाना है, यार ये एल्कीन, H तोड़ोगे, H के ऊपर पॉजिटिव, X के ऊपर निगेटिव, बॉन्ड तोड़ोगे तो एक के ऊपर प्लस आएगा, एक ऊपर माइनस आएगा, दोनों जोड़ दो ना, इजी है। अक्सर यह जो रिएक्शन होती है ना, मार्कोनी का रूल से जोड़ते हैं। मार्कोनी का रूल क्या बोलता है कि जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं वहाँ पे निगेटिव पार्ट जुड़ता है। क्या बोलता है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होगा ना, लेस होगा, वहाँ पे निगेटिव पार्ट, वहाँ पे क्या होगा, निगेटिव पार्ट, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे जुड़ेगा, ये बोलता है। तो यहाँ पे माइनस वाला कहाँ जुड़ेगा, इन दोनों में से जहाँ पे कम होगा, तो यहाँ पे जोड़ दिया। जैसे यह देख लो,
इस रिएक्शन करवा के हम देखते हैं। जैसे मान लो क्या था रिएक्शन, CH3 CH था, फिर CH2 था और यहाँ पे I नेगेटिव आएगा। तो I नेगेटिव कहाँ पे जुड़ना चाहेगा हमारा, जहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा प्रीफर करेगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जुड़ेगा। यही बता रहा था रिएक्शन। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन का हमको एडिशन करवाना है। अगर हमारे पास 2 Br2 रहेंगे तो इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे, बॉन्ड टूटेगा तो दोनों जगह क्या कर देंगे, एक एक Br जोड़ देंगे। तो इसको हम बोलते हैं डाईब्रोमोब्रोमाइड। डाईब्रोमाइड नाम क्या होता है, डाईब्रोमाइड। ये एग्जाम्पल कर लेना, इसी जितना हमने फार्मूला पढ़ा है इसी पे बेस्ड है, सारे एग्जाम्पल तुम कर लेना। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा A to Z, जिसको शायद समझ आ रहा होगा वो समझेंगे, और स्लो लग रहा होगा तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो। फिंकलस्टीन नेम रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, ये जो फिंकलस्टीन नेम रिएक्शन है इसको तुम लगा सकते हो कि इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पे हेलोजन का एक्सचेंज होता है। पहले देखो हेलोजन यहाँ पे X था और यहाँ पे क्या हमने लिया, NaI लिया। तो रिएक्शन होने के बाद ये प्लस में टूटेगा सोडियम, I नेगेटिव में, R प्लस में और X नेगेटिव में। तो ए प्लस माइनस बन के क्या बना लेता है, RI बना लेता है, और ये क्या बना लेता है, प्लस NaX बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन या फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक, और थोड़ा सा चेंज कर देंगे। जैसे मान लो जहाँ पे हमने AgI लिया था, जहाँ पे हमने NaI लिया था, सेम रिएक्शन में अगर हम वहाँ पे AgF यूज कर लें, ठीक, चाहे HgF2 यूज कर लें, चाहे CuF2 यूज कर लें, चाहे SbF3 यूज कर लें, अगर यह चीज़ हम यूज करते हैं तो वह रिएक्शन बन जाती है हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन ना, यह स्वार्ट्स रिएक्शन बन जाती है। क्लियर, यह भी वही रिएक्शन होती है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये भी यहाँ पे हेलोजन का एक्सचेंज ही होता है, लेकिन एक चीज डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे रिएजेंट चेंज हुआ है, मतलब रिएजेंट चेंज हुआ है यहाँ पे, बस यहाँ पे बात ध्यान देनी थी। प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन, प्रिपरेशन, हेलोजन का प्रिपरेशन करवाना है हमें। ठीक, तो यह रहा तुम्हारा क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है टॉलुइन। क्या नाम होता है, टॉलुइन। ये जो टॉलुइन है इसकी रिएक्शन अगर हम X2 से करवाते हैं, X2 से सबसे पहले जो बेंजीन होती है ना, बेंजीन का रिंग पे कभी एडिशन रिएक्शन नहीं होती है, तो हम सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा जो CH3 होता है ना, यह होता है तुम्हारा क्या, प्लस आई होता है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर्थो और पैरा। ठीक, यह रहा तुम्हारा आर्थो पोजीशन, यह रहा पैरा पोजीशन। तो आर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा। The ortho and para isomer can be easily separated due to the larger difference there the melting point. Reaction with iodine are reversible in nature and require the presence of the oxidizing agent HNO3 या तो HiO4. Hi formed during the iodination. Fluoro compounds are not prepared by the method due to the high reactivity of the fluorine. Clear? Next है from the amine by Sandmeyer reaction. नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, Sandmeyer रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ कैसे होती है। ये तुम्हारे सामने क्या दिख रही है, ये दिख रही है एनिलीन। इसका नाम क्या होता है, एनिलीन। एनिलीन डायरेक्ट रिएक्शन करती है NaNO3 से, तो क्या बनाती है हमारी, यहाँ बनाती है बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। और ये बेंजीन डायजोनियम हैलाइड को कॉपर हैलोजन, क्यूप्रस हैलाइड, इसका नाम क्या है, क्यूप्रस हैलाइड। तो क्यूप्रस हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो यह क्या बना लेती है, यहाँ से पूरा हटता है, ये वाला पॉइंट पूरा यहाँ से हटता है, पूरा हट के यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है तुम्हारा X। तो यह बन गया एरिल हैलाइड। सिंपल सी रिएक्शन थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी। क्या किया हमने, पहले थे हमारी एनिलीन, रिएक्शन करनी हमने NaNO3 से। तो सबसे पहले बेंजीन डायजोनियम, इसका नाम होता है डायजोनियम साल्ट। क्या होता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पे हमने बना दिया इसको। फिर इसको क्यों बनाया, क्योंकि यह इसके कंपेरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो इसको हमने थोड़ा सा, ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको थोड़ा सा कम रिएक्टिव बनाया, हमने इसको बनाया, फिर इससे रिएक्शन करवाया हमने। तो हमने इसको डायरेक्ट हम इसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं इससे, मतलब अगर हमको एनिलीन से एरिल ब्रोमाइड प्राप्त करती है तो डायरेक्ट प्राप्त नहीं होगा, हमको ये इंटरमीडिएट बनाना पड़ेगा। उस इंटरमीडिएट का नाम क्या है, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। ठीक है ना, रिप्लेसमेंट कर दिया हमने डायजोनियम ग्रुप को, यहाँ पे हमने आयोडीन लगा दिया। डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर हैलाइड। ठीक है, अगर हाँ, अगर हमें यहाँ पे क्या लगा, जैसे मान लो यहाँ पे X है ना, यहाँ पे X क्लोरीन फ्लोरीन भी हो सकते हैं। X क्या हो सकता है, या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। अगर हमें आयोडीन करना होगा ना तो हमें इस वाले ग्रुप की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो रिएजेंट लगा है Cu2X2, इसकी आवश्यकता हमें नहीं होगी, डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, आगे आओ, कुछ रिएक्शन है, कुछ एग्जांपल है, यहाँ पे देखोगे समझ आ जाएगी। जैसे राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कुछ नहीं करना, H पॉजिटिव Br नेगेटिव तोड़ना, और यहाँ बॉन्ड तोड़ना, ज़्यादा स्टेबल मान लो टूटेगा, यहाँ पे मान लो प्लस बनाता है और यहाँ पे माइनस बनाओगे। ठीक, तो कहाँ पे तुम जोड़ दोगे, यहाँ पे जोड़ दो प्रोडक्ट हो अपने, यहाँ पे तुम Br को जोड़ दोगे ना माइनस वाले को, और यहाँ पे तुम H को जोड़ दोगे, तुम्हारा प्रोडक्ट नीचे यहाँ पे बन के रेडी है। देख लेना कैसे प्रोडक्ट बना हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पे डबल तोड़ना, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर यहाँ पे जोड़ दोगे तो Cl तुम्हारा जीरो का यहाँ पे आकर रखा हुआ है। नेक्स्ट बी प्रोडक्ट सिंपल, देखो यहाँ जहाँ पे पर साइड लिख जाना, वहाँ पे तुम देखो इन दोनों में रिएक्शन है, फर्स्ट में
और सेकंड में तुमने मार्कोनी काफ लगाया। मार्कोनी काफ मतलब कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे था वहाँ पे निगेटिव अलग जुड़ा था, जहाँ पर ऑक्साइड लग गया ना वहाँ पे क्या लगाना है, एंटी मार्कोनी काफ। एंटी मार्कोनी काफ, एंटी मार्कोनी काफ क्या होता है कि जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ पे जुड़ेगा। मतलब यहाँ पे देखो कम थे तो हमने अगर यहाँ पे जुड़ा होता इस जगह पे तो क्या होता है, मार्कोनी काफ होता है, लेकिन हमें उसको उल्टा जुड़ना है यहाँ पे जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो यह हो गया तुम्हारा क्या, एंटी मार्कोनी काफ। तो देखो यहाँ पे बी आर जुड़ा हुआ है इस बार ज़्यादा हाइड्रोजन वाले के पास। ठीक, आगे आओ। इसमें से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इंटेक्स क्वेश्चन का, तो मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। इंटेक्स क्वेश्चन तुम्हारा है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 6.2 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ के आई। मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड है जो, उसका हम यूज नहीं करते हैं जब हम रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहल विथ के आई के साथ। क्या दोगे इसका एक्सप्लेनेशन, कि सबसे पहले जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसके वजह से अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो एल्कोहल जो होता है ना, इट कैन बी ऑक्सीडाइज किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना करके वो एलिमिनेशन रिएक्शन कर लेता है, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव, तो बना लोगे तुम, प्रोपेन बना के तुम बना लेना इसको, ये वाला इजी है। और यहाँ से ये सारे इजी हैं, रिएक्शन करवानी है। रिएक्शन तुम समझ ही गए क्या करनी थी भैया, इसको हटाना है, सीएल जोड़ना है, जो पीछे हमने पढ़ के आया वहाँ पे इस रिएक्शन को मैंने बताया है। ठीक, यहाँ पर रिएक्शन क्या करनी है, कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट हमने सारा बना रखा है, सारा प्रोडक्ट देख लेना है, एक बार तुम समझ लेना। ठीक है ना, बना कर रखा है, अगर देखे रहोगे तो अगर एग्जाम में आएगी तो तुम साफ साफ कर लोगे, ज़्यादा घबराने की बात नहीं होगी। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। एल्किल हैलाइड जो होती है, पहली बात कलरलेस होती है जब वो प्योर होती है। तो ब्रोमाइड आयोडीन कैसी होती, कलर होगी जब उसको हम लाइट में एक्सपोज कर देते हैं उस कंडीशन में। ठीक, बहुत बार मेनी वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है ना, उनकी मेल्टिंग कैसे होते हैं, स्वीट इन स्मेल होते हैं। मेनी वोलेटाइल हेलोजन कैसे होते हैं, स्वीट इन स्मॉल। वोलेटाइल का मतलब जानते हो ना, वो सबस्टेंस जिसका वेपर ना जो जल्दी वेपराइज हो जाए उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल, और जो जल्दी वेपराइज नहीं होता उसको हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। अब यहीं पे हम बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा है कि अगर छोटी मोटी जैसे मिथाइल क्लोराइड हो, मिथाइल ब्रोमाइड हो, यह कैसे पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं जनरली गैसेस में। ठीक है ना, जैसे मिथाइल क्लोराइड हो, मिथाइल ब्रोमाइड हो, इथाइल क्लोराइड हो, ये जो होते हैं ना कैसे पाए जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे गैस होते हैं। लेकिन हायर मेंबर, इनके जो हायर मेंबर होंगे ना वो कैसे होते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस के रूप में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे ये जो मैंने हाईलाइट किया है, जनरली कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल द हायर मोलिकुलर मास एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे उसके अंदर आता है डाइपोल, डाइपोल एंड वांडर वाल फोर्स आर स्ट्रोंगर होते हैं इन द हैलोजन डेरिवेटिव। दैट इज वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स आर कंसिडरेबल हायर देन दोज हाइड्रोकार्बन देन कंपेयर मोलिकुलर मास। अगर हमारे सामने कहीं पर भी, ध्यान सुनना, अगर हमको बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन बतानी है, बॉइलिंग पॉइंट बतानी है, तो उस कंडीशन में क्लोराइड वाला आ जाएगा, ब्रोमाइड वाला आ जाएगा, आयोडाइड वाला आ जाएगा, ये ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन में। अगर सिंपल कोई आज हमारे सामने एल्केन आ जाए तो रीजन क्या देंगे कि इसके अंदर क्या होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या तो वंडरबल अट्रैक्शन होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो आई होप तुमने समझा इसको। यहाँ पे देख लो एक ग्राफ है, ठीक है ना, ग्राफ है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट इधर इंक्रीज हो रहा है, इधर तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ हमने क्या कर दिया, कार्बन हमने इधर बढ़ाते जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या तुमको दिखाई दे रहा है, ग्राफ ऐसे उठता जा रहा है। ठीक है ना, ग्राफ उठता जा रहा है। छोटे 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 क्या है, हमारी गैसेस हैं, ये हमारी गैसेस है, ये हमारी गैसेस है, छोटे वाले गैसेस है। जैसे हम बड़े बड़े जा रहे हैं ना, जैसे ये आयोडाइड हो गया, जैसे हम बड़े ऊपर जा रहे हैं, देखो हमारा ये वाला पर्पल वाला कैसा ब्रोमाइड है, रेड वाला क्लोराइड है। तो सबसे ज़्यादा किसका मिल रहा है, आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ से बस तुम ध्यान देना। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा किसका मिल रहा है, आयोडाइड का। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्केन डिक्रीज विद द इंक्रीज ब्रांचिंग, यह वाला ध्यान देना है तुमको। अगर कभी भी हमको कंपेरिजन करना है बॉइलिंग पॉइंट में, अगर जहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, जहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। इनवर्स रिलेशन होता है, जिसकी ब्रांचिंग कम होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। देख लो यहाँ पे सिंपल सा कोई ब्रांच नहीं है, यहाँ पे एक ब्रांच बनी है, यहाँ पे देखो 2-3 ब्रांच बनी है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटेगी। दिख रहा होगा ना कैसे घट रही बॉइलिंग पॉइंट, नीचे देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच नहीं 375 365, यहाँ पे और ब्रांच बढ़ी तो बॉइलिंग पॉइंट और कम होगी। ठीक है ना, तो ब्रांच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, आ गया हो।
यह वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखना यहाँ पे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन्स आर वेरी नियरली द सेम, हाउएवर द पैरा आइसोमर आर हाईली मेल्टिंग। जैसे देखो यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारे सामने ये कौन सी पोजीशन, इसको बोलते हैं तुम, ये ऑर्थो है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑर्थो पोजीशन। ये तुम्हारा मेटा, ये तुम्हारा पैरा, ठीक। तो देखने में बॉइलिंग पॉइंट जो दिख रहा है सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है, सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है, ऑर्थो का। फिर किसका दिख रहा है, मेटा का। फिर किसका दिख रहा है, एक मिनट, अब इसको पढ़ने ही दो यार, पढ़ ही लेने दो। यहाँ पे लिखा है कि द पैरा आइसोमर आर हायर हाई मेल्टिंग, पैरा जो होता है सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता है आर्थो एंड मेटा के कंपेरिजन में। रीजन कि पैरा का जो होता है उसकी सिमेट्री उसमें होती है, तो पैरा जो होता है मतलब कि सबसे ज़्यादा हमारा होना चाहिए इसका, लेकिन मिल तो रहा है मेरा यहाँ पे आर्थो का बॉइलिंग पॉइंट। पैरा आइसोमर आर हाई, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट ना, मेल्टिंग पॉइंट सही तो है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं करना है। पैरा यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक। पैरा किसके कंपेरिजन में, ये रहा तुम्हारा मेटा और ये रहा आर्थो। बस यहाँ से यही बात देना कि जो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखेंगे तो पैरा की सबसे ज़्यादा होती है। कंपेरिजन कहाँ से करवाएंगे हमसे, आर्थो और मेटा के, ठीक है ना, आर्थो और मेटा के कंपेरिजन में करवाएंगे। बस ये बात ध्यान देनी, इसको मैं काटता हूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक। क्या बताता हूँ कि आर्थो एंड मेटा के कंपेरिजन में हमारा जो पैरा होगा, पैरा उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। ये बात तुमको बस यहाँ पे ध्यान देना, ठीक। यह रहा डेंसिटी का ऑर्डर। अब बताओ नीचे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ हमारा मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स रहेगी तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। यह बात दिख गई, ठीक है ना। अब आओ आगे, यह रहा तुम्हारा क्वेश्चन, करके आना बताना। सारे कॉन्सेप्ट बता दिया क्या कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ये सारे कॉन्सेप्ट लगा के यह तुम क्वेश्चन दोनों करके लाना। फार्मूला लिख दिया, पहले क्या है ब्रोमोमेथेन, फार्मूला है CH3Br। दूसरा क्या है ब्रोमोफॉर्म, CHBr3। क्लोरोमेथेन CH3Cl। डाई ब्रोमोमेथेन CHBr2। मैंने लिख दिया पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैंने सारे यहाँ पे फार्मूला लिख दिया, बस तुमको क्वेश्चन सोल्व करना है इजीली, ठीक है ना। आंसर तुम्हारा टेलीग्राम पे। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे है आपका वह क्या है, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है तुम्हारी केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन। कौन कौन सी रिएक्शन हेलो एल्कीन में होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हो आप NSR। दूसरी एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें E1 और E2 दोनों पढ़ना होता है। रिएक्शन विथ मेटल के साथ, 3 रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है SN1 रिएक्शन, दूसरी होती है SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 रिएक्शन, 2 रिएक्शन होती है हमारी कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है हमारी, इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भैया कि न्यूक्लियोफिलिक SN1 क्या होती है, ठीक। कुछ हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हैं, ये सारे क्या है न्यूक्लियोफाइल हैं, जिसमें से तुमको लगभग पता ही होगा क्या क्या है। जैसे अगर कहीं पे NOH दिखेगा ना तो इसका न्यूक्लियोफाइल OH निगेटिव आता है। अगर H2O दिखेगा ना तो H2O आता है न्यूक्लियोफाइल में। अगर NaOR दिखता है तो OR निगेटिव आता है, Na में से I भाग के आता है। तो बस कुछ हैं जो यहाँ पे देख लेना तुम एक बार, ठीक। कुछ ग्रुप होते हैं ना, जैसे कि साइनाइड्स ग्रुप हो गया और नाइट्राइड्स हो गए, इनको इनके पास एक से ज़्यादा साइड्स होती हैं लोन पेयर देने के लिए ना, चाहे बॉन्ड बनाने के लिए। अगर एक से ज़्यादा साइट होंगी लोन पेयर देने के लिए चाहे बॉन्ड बनाने के लिए, तो वहाँ पे एक चीज़ काम में आती है, इसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड, अभी 2 एग्जाम्पल ध्यान दो, साइनाइड, साइनाइड जिसको हम नाइट्राइल ही बोलते हैं, और दूसरा एक और है हमारा क्या NO2, एक और है हमारा क्या NO2। ये बस इसको देख लो, दोनों कैसे हमारे ये होते हैं हमारे कैसे एम्बीडेंटेड मॉलिक्यूल। अब बात करेंगे हम जो हमारी, सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, जो कि 2 टाइप की होती है। पहले का नाम होता है SN1, दूसरे का होता है SN2। लेकिन सबसे पहले NCERT का अगर हमको फॉलो करेंगे तो उसने सबसे पहले किसको समझाया, SN2 को समझाया। किसको, SN2 को। तो SN2 को पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। ईजी सी होती है SN2, ध्यान समझना। ये रही तुम्हारी क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल देखो कहाँ कहाँ से आ सकता है, जैसे अगर यहाँ पे NaOH लेगा तब वो OH निगेटिव आ जाएगा, ठीक। तो OH निगेटिव आ जाएगा जी। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा
कि जो हमारी SN1 रिएक्शन ना हमारी कुछ इस प्रकार से होती है। OH यहाँ पर अटैक करता है, यहाँ से लिविंग ग्रुप Cl होता है जो कि बाहर निकल जाता है, प्रोडक्ट ये हमारा आपका बन जाता है इजीली। तो क्या पढ़े थे हम, SN1 पढ़ रहे थे। जो हमसे यहाँ से क्वेश्चन जो आता है ना वो पूछते हैं हमसे कि SN1 में और SN2 में डिफ्रेंशिएट करो, कैसे कैसे हमको इसमें करना होता है। तो देखो पहली बात तो जो SN2 रिएक्शन होती है सिंगल स्टेप होती है और इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ठीक, कैसी होती है, ये होती है हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म यहाँ पे नहीं होता। दूसरा क्या ध्यान देना है कि इसके अंदर इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन, जो प्रोडक्ट बनता है उसको एक बार हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे हमारा ये मिरर इमेज, ऐसी अगर इमेज बनेगी तो उसको हम पलट के, ये अगर हमारा वाला प्रोडक्ट होगा ना, अगर ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो इसको पलट के इसका जो मिरर इमेज होगा वह हमारा बनता है। तो इसका जो मिरर इमेज क्या होगा, ये, तो ये हमारा बनेगा, दिखेगा ऐसा लेकिन बनेगा हमारा ये। ठीक है, आगे आओ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो SN2 रिएक्शन होती है ना, SN2 रिएक्शन, वह हमारी सबसे ज़्यादा टर्शियरी, मतलब रेट की बात करूँ मैं, रेट मतलब कहाँ पे ज़्यादा होगी, तो टर्शियरी सबसे ज़्यादा दिखाती है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ऐसा होता है ऑर्डर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये बल्कि ग्रुप के लिए ज़्यादा अच्छी चलती है। कौन, SN2 रिएक्शन। ठीक है, अरे यार गलत कर दिया क्या, सॉरी, SN1 चलती है, SN1 चलती है ना, कौन चलती है, SN1, SN2 इसका उल्टा चलती है, थोड़ा सा गड़बड़ी होगी। ऐसे जल्दी है 1 2 3, ये जल्दी SN2। अभी मैंने अपने नोट्स में पढ़ा था ना, तो पहले SN1 उसमें लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन आई है। तो ध्यान देना, मैं इसको क्लियर करता हूँ कि प्राइमरी डिग्री, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये ऐसे कौन चलता है, चलती तुम्हारी SN2, SN1 चलती है ये जो यहाँ पे लिखा है SN1। रीजन कि देखो अगर हम मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे ला रहे हैं, यहाँ पे देखो कोई बड़ा ग्रुप नहीं लगा है तो इजिली रिएक्शन हो जाएगी प्राइमरी में। प्राइमरी में अगर मान लो एक लगा दिया तो थोड़ा सा कठिनाई होगी, भाई न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसके ऊपर पास भी इलेक्ट्रॉन्स इसके होंगे तो उसको रिपेल करेंगे, तो इतना आसानी से नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो होगा। अब दो आगे भाई बड़े बड़े, तब तो यहाँ पे जगह थोड़ा सा बहुत बची, प्रयास करेगा इधर से निकल जाऊँ इधर से निकल जाऊँ, लेकिन इसको हिंड्रेंस करते करते बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट बनेगा, तो इसको ही प्रीफर नहीं करेगी। तीसरी वाले में तो जगह ही नहीं, तो जाएगा कहाँ से, तो इसलिए ऑर्डर कैसा बनता है 1 2 और 3। अब हम बात करते हैं किसकी, बात करेंगे हम SN1 रिएक्शन की। ठीक, SN1 रिएक्शन कैसा होना चाहिए, इसमें सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होना चाहिए, वाटर हो सकता है, वो एल्कोहल हो सकता है और एसिटिक एसिड हो सकता है। ठीक, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ये देखने को मिलता है, हमको डिपेंड करती है किसके ऊपर, वन रिएक्टेंट, ओनली वन रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हमारे सामने यह रिएक्शन CH3 का होल थ्राइज CBr OH, तो यहाँ से क्या करेंगे, OH जो होगा आपका, OH जो होगा आपका यहाँ से क्या करेगा, जुड़ा रहेगा, यहाँ से Br निकल जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ेगा, यहाँ से Br निकल जाएगा। ठीक, सबसे पहले जो SN1 होती है, 2 स्टेप की प्रोसेस है। पहला स्टेप इसका जो होता है, यहाँ पे Cr बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे क्या बनाता है, कार्बोकैटायन बनाता है। और ये कार्बोकैटायन जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है, जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है वहाँ पे क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देते हैं। जैसे हमने कार्बोकैटायन बना लिया और ये न्यूक्लियोफाइल है, आराम से जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, जो ऐसा जुड़ेगा वैसा हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई यहाँ पे इन्वर्जन वगैरह नहीं होती, बस यहाँ पे रेशमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है, रेशमिक मिक्सचर। आगे आओ, देख लो ये वाला जो हमने बता रहा था ना पीछे, यही वाला इंपॉर्टेंट है। SN2 कैसी ऑर्डर होती है, SN2 ऐसे इंक्रीजिंग दिखा रहा है, मतलब कि इसके सबसे ज़्यादा इसमें होगी, फिर प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शियरी में। और यही SN1 कैसी होती है, इधर सबसे कम इसमें प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शियरी में। टर्शियरी के लिए अब यहाँ पे एक दो बार लिख देता हूँ कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को कौन फेवर करता है, SN2। टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी को कौन फेवर करता है, SN1। क्लियर होगा ना, अब आई होप क्लियर होना चाहिए। अब यहीं पे हम बात करें इस रिएक्शन की, तो देखो फॉर द सेम रीजन एराइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड शो करती है रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN1 के लिए, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन जो होता है फॉर्म करता है स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। इसका जो कार्बोकैटायन होता है रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए SN1 करती हैं। समझा कि एलाइलिक और बेंजाइलिक जो होती हैं हमेशा क्या करती हैं, SN1 करती हैं, क्योंकि SN1 जो होता है इसका जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है ना, मतलब कि यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखा जाता है SN1 के अंदर। इसलिए यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे जो हमारी ये रिंग होगी क्या करेगी, रेजोनेंस करेगी, रेजोनेंस, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ पे हम प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक, यहाँ पे आओ, जैसे हमारे सामने ये रिएक्शन है, कौन फेवर करेगा इसको, इन दोनों में से कौन ज़्यादा फेवर करेगा, ये वाला CH2Cl, SN2 की बात करें, इन दोनों में से कौन ज़्यादा फेवर करेगा, जल्दी बताओ। नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि साइज घट रही है, साइज बढ़ रही है तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि जल्दी तोड़ देंगे ना। तो हमारे ये भी किस यहाँ पे आई फेवर करता है,
हाँ, यह क्वेश्चन बना दिया मैंने। यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है SN1 और SN2 में। तो 4 आइसोमर बनते हैं किसका? ब्रोमोब्यूटेन के। ब्रोमोब्यूटेन 4 आइसोमर। पहला आइसोमर यह हमने बना दिया, दूसरा यह, तीसरा आइसो, फिर 4 वाला आपका न्यू। चारों आइसोमर बन गए। अब इसमें हमें पता है ज़्यादा जहाँ ब्रांचें दिखेंगी 3, फिर 2, फिर 1, इसको कौन फेवर करता है? जल्दी बताओ। ज़्यादा ब्रांचेज वाले को 10 बार हम पढ़ के आ रहे हैं। ज़्यादा ब्रांचेज को कौन फेवर करता है? SN1। ज़्यादा ब्रांचेज को फेवर करता है SN1। जहाँ पे कम ब्रांचेज होगी उसको इसको उल्टा लगा देना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, यह भी क्वेश्चन उसी का दोनों दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो कि यहाँ पे है, उसको आप देखना एक बार। अब स्टाइकियोमेट्रिक एस्पेक्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम क्लास 11 के आइसोमर के अंदर पढ़ते हैं। तो अगर पढ़ना होगा तो इसको आप बता देना कि भैया आप इसको ही पढ़ा दीजिए, लेकिन कुछ है नहीं इसमें। बहुत ईजी सा होता है, आइसोमर के टॉपिक में आता है, इसलिए मैं इसको भाई छोड़ रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। इस टॉपिक को आप एक बार देख लेना, है इजी, लेकिन इसको आइसोमर में मैं पढ़ा चुका हूँ। मेरी वीडियो पढ़ चुके होगे, मेरे चैनल पे जाकर देखना आइसोमर अगर मैंने पढ़ाया है तो आप वीडियो है इसकी, ठीक है ना, देख लेना आप उसको एक बार। आगे आते हैं, थोड़ा ज़्यादा पार्ट छूट रहा है लेकिन घबराना मत। यहाँ से क्वेश्चन अगर आएंगे तो तुम वीडियो वाले मेरे देख लोगे, चाहे देखूंगा तो इसी वीडियो के अंदर मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा। स्टीरियो आइसोमर को मैं इंक्लूड करने का प्रयास करूंगा यहाँ पे, ठीक। अब हमारी यहाँ से देखो, दो तो हमने पढ़ लिया ना। तीसरी जो स्टार्ट हो रही है आपकी, उसका नाम है क्या है? रिएक्शन विथ मेटल। क्या नाम है? रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल। मेटल यह रही तुम्हारी क्या है? एल्किल हैलाइड। रिएक्शन करवा रहे हैं हम मैग्नीशियम, जो कि एक हमारा मेटल है। प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे हमने ड्राई ईथर का प्रेजेंस लिया, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्यों लिया, क्या पता कुछ इसमें हमें मिले। तो मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड, यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स रिएक्ट करती है सर्टेन मेटल टू गिव कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड्स। सच कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। कार्बन के साथ कोई मेटल जुड़ता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक। एन इम्पोर्टेंट क्लास ये हो गया तुम्हारा, यहाँ से हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ये हो गया CH3Br और यहाँ से तुम्हारा बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। बैटरी हमारी डिस्चार्ज होने वाली है भाई। तो कितना बचा है अभी? देखो कितना बच्चा अगली वीडियो में करना पड़ेगा, बैटरी हमारी जाने वाली है कैमरे की। मेन पार्ट तो इसका रह ही गया, चलो पार्ट सेकंड भी इसका आएगा, ठीक है ना, पार्ट सेकंड भी आएगा। चलो यहाँ तक धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बोर्ड बहुत आपके पास है, ठीक।